आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। 4 नकात इमरान खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और महमूद अचकज़ई के लिए क्या पैगाम जारी किया और नवाज शरीफ साहब के यू टर्न को अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी शामिल किया जाएगा। इमरान खान ने इस हवाले से क्या कहा और महमूदुर रहमान कमीशन के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सबसे पहले क्या इंकशाफात किए और फिर जर्नैलों के खिलाफ, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ख्वाजा आसिफ समेत उनकी जमात और फौजुर रहमान माजी में क्या कहते रहे, इसका भी जायज़ा रखेंगे इमरान खान की गुफ्तगू के तनाज़ुर में राय साहब आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर एक ख़त लिख दिया है तहरीक इंसाफ की अहम शख्सियत ने, अपने तमाम पार्टी के जो अरकान हैं उनको क्या हदायत जारी की गई है और राय साहब जनरल फैज़ हमीद राना सनाउल्लाह को क्यों अच्छे लगते हैं और फिर ये जो काजी साहब हैं इनकी सहूलतकारी किस किस्म की जा रही है हुकूमत की तरफ से और जो इनकी दिल की ख्वाहिश है हुकूमत की, इसके ऊपर काजी साहब का भी एक रिएक्शन आ गया एक्सटेंशन के मामले को लेकर। लेकिन ऐसा आज अडाला जेल के अंदर पहले जिस तरह हम खबरें देते रहे कि सहाफ़ी, मनपसंद सहाफ़ी और आंख के तारे सहाफ़ी, राज दुलारे सहाफ़ी से वही जाकर इमरान खान की कवरेज करेंगे। ओवर द ईयर्स राय साहब पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों का इसी तरह इस्तेहसाल होता रहा, लेकिन अडाला जेल के अंदर वो तमाम सहाफ़ी जिनकी खबरें इमरान खान के हवाले से बिल्कुल बगैर किसी मिलावट के बाहर आती हैं और जो इमरान खान कहते हैं और वो मीडिया में अगर सेंसर कर दी जाए तो ये सहाफ़ी अपने इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या फिर वो इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स जो बगैर किसी सेंसरशिप के इन खबरों को आवाम तक पहुंचाते हैं, ये खबरें वहाँ जाती थी। अब राय साहब इन्होंने एक पूरा क्लीन अप किया है। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों की ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच किया और फिर अब सुनने में ये आ रहा है कि अडाला जेल के अंदर एक पूरी नई लॉट आई है जो अंदर जाकर इमरान खान से मुलाकात करती है और फिर जिस तरह की रिपोर्टिंग कुछ लोग चाहते हैं वैसी रिपोर्टिंग का टास्क दिया गया है। एक तो सहाफ़ी तब्दील हो गए राय साहब और दूसरा वकला को भी अडाला जेल के दरवाजे पर रोका गया है और तोशाखाना रेफरेंस 2 है जिसमें इमरान खान के जुडिशल रिमांड में 16 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। राय साहब 4 चीज़ें जो इमरान खान ने बहुत ही इम्पोर्टेंट थी वो कही। पहली चीज़ मनी, जो 9 मई का जो ये पूरे का पूरा वाकया है, ये एक तरह से लाइफ इंश्योरेंस इसे कहना चाहिए। जिस तरह आपकी इंश्योरेंस, आप अपनी ज़िंदगी की इंश्योरेंस करवाते हैं, इसी तरह इनकी सियासत की जो इंश्योरेंस है वो 9 मई का वाकया है। जितना ही 9 मई के वाक़े को रगड़ेंगे उतना इनकी सियासत में ज़िंदा रहने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 नई एंट्रियां होने वाली हैं। वोट को इज्जत दो का बयानिया, बूट को इज्जत दो का बयानी में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये पहला यू टर्न है, यानी ये तारीख का सबसे बड़ा यू टर्न है जो नवाज शरीफ साहब ने लिया। फिर अचकज़ई के मुज़ाकरात की बात भी उन्होंने की कि क्या पैगाम वो दे रहे हैं अचकज़ई को, कि जो पैगाम दूसरी तरफ से लेकर आएंगे उन्हें मैंडेट दिया, फिर हम देखेंगे, अपना रिएक्शन इस हवाले से देंगे। और फिर एहसन इकबाल वो पहली शख्सियत हैं जिन्होंने महमूदुर रहमान कमीशन के ऊपर इसे रिपोर्ट किया, बातचीत की। ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, नून लीग के बहुत सारे लोग हैं। तो ये पाकिस्तान को क्या कहते थे और पाकिस्तान के हवाले से कि मरियम को कुछ हुआ तो हम ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान खपे का नारा नहीं लगेगा, ये जवेद लतीफ़ ने कहा। तो ये वो तमाम चीज़ें आज जेल के अंदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कही। राय साहब जो पहली चीज़ है इसको डिस्कस करते हैं। 9 मई एक तरह से लाइफ इंश्योरेंस है हाउस ऑफ शरीफ की सियासत की। ये आपको लगता ही है कि ये सिर्फ 9 मई हाउस ऑफ शरीफ की सियासत की लाइफ इंश्योरेंस है या फिर ये पूरी हुकूमत की लाइफ इंश्योरेंस है? चूँकि अदालतों के अंदर केसेस साबित करने होते हैं प्रोसिक्यूशन ने, और प्रोसिक्यूशन आज तक ये केसेस साबित नहीं कर सकी राय साहब,
और दूसरे तरीकों से इस 9 मई के बयानियों के अंदर आप जान डालेंगे, लेकिन बयानिया होता है और सबूत सबूत होते हैं राय साहब जी। देखें आशवी साहब, एक तो जो आपने कहा कि मुख्तलिफ चैनल्स के जो बीट रिपोर्टर थे, इसको आसान अल्फाज में अपने व्यूअर्स को समझाने के लिए कि बीट रिपोर्टर वो होता है जिसको कोई स्पेसिफिक किस्म के कवरेज करने के लिए एक रिपोर्टर को डेडिकेट किया जाता है। उसके पास फॉरेन ऑफिस की बीट भी हो सकती है, उसके पास फॉरेन ऑफिस के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस की बीट भी हो सकती है। इसी तरह एक सहाफ़ी के पास बैक वक्त 3-4 मुख्तलिफ शोबे हो सकते हैं जिनकी वो कवरेज करते हैं। तो वो सहाफ़ी जिनकी ये बीट थी या जिनकी ये जिम्मेदारी लगाई गई थी कि उन्होंने अडियाला जेल में होने वाली इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस की समाअत करनी है और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो जाली केसेस की समाअत है उसको कवर करना है और इमरान खान साहब की मीडिया टॉक को कवर करना है या वहाँ होने वाले वाक़यात की रिपोर्टिंग करनी है। तो अब मेरी बात हुई है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ चैनल्स के सहाफ़ियों से और उन्होंने तस्दीक किया है कि बीट रिपोर्टर्स को और उनकी जो टीम है उसको तब्दील किया गया है। यानी जो रिपोर्टर्स पहले अपने इदारे के बिहाफ पे अडियाला जेल जा रहे थे, अब उनको हटा के उन्हीं चैनल ने कुछ और रिपोर्टर्स को ये बीट्स दे दी हैं और अब कोई नए रिपोर्टर्स जो हैं वो अब ये बीट करेंगे, अडियाला जेल में होने वाले वाक़यात की कवरेज करेंगे। अच्छा, अब जो आपने कहा कि 9 मई के वाक़यात या 9 मई के वाक़यात के मुतल्लिक जो बयानिया बनाया गया, क्या ये सिर्फ इस कठपुतली हुकूमत के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस है या ये किसी और के लिए भी एक लाइफ इंश्योरेंस है? अगर आप इसको 2 अहम पॉइंट्स के नुक्ता नज़र से देखें तो ये सिर्फ कठपुतली हुकूमत के लिए एक इंश्योरेंस नहीं है, बल्कि वो पूरा निज़ाम जो कि 9 मई के वाक़यात के बाद और इन्हीं वाक़यात को बुनियाद बनाकर जो पूरा निज़ाम इमरान खान साहब और PTI के ख़िलाफ़ काम कर रहा था, इसी 9 मई के वाक़यात को बुनियाद बनाकर PTI को कलअदम करने की कोशिश भी की गई। इन्हीं वाक़यात को बुनियाद बनाकर PTI की आधी से ज़ायद क़यादत को जेल में डाला गया और फिर बहुत से PTI के रहनुमाओं से इन्हीं वाक़यात की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके उनको इमरान खान साहब और PTI का साथ छोड़ने पर मजबूर किया गया। तो ये सब कुछ किसने किया? शरीफ ख़ानदान की तो इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो आज खुद ये करते, और सबको पता है कि ये सब कुछ मैनेजमेंट जो हो रही थी ये इस्टेब्लिशमेंट ने की, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का ये दावा है कि 9 मई के वाक़यात जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौजी क़यादत या फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है ये एक साजिश थी। अब चूँकि 9 मई के वाक़े के मुतल्लिक जो इस कठपुतली हुकूमत का क्लेम है या इस्टेब्लिशमेंट का जो दावा है, इसका फ़ैसला उस सूरत में हो सकता था कि एक आज़ाद जुडिशल कमीशन बन जाए, और इसमें पहल किसने की? इमरान खान साहब ने की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन फाइल कर दी 9 मई के वाक़यात के सिर्फ 2 हफ्ते बाद, गालबन 24 मई 2023 को ये पटिशन सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। लेकिन आज तक उसके ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया और इस कठपुतली हुकूमत ने कोई कमीशन बनाने के लिए कोई दरख्वास्त भी ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजी। तो इसका मतलब यह है कि 9 मई के वाक़यात को इमरान खान साहब और PTI को इलेक्शन हरवाने के लिए इस्तेमाल किया गया, और इलेक्शन हरवाने के लिए कौन कौन से इदारे इस्तेमाल हुए? सुप्रीम कोर्ट यानी जस्टिस फायज ईसा, जिन्होंने बल्ले का इंतखाबी निशान इस्टेब्लिशमेंट के इमा पर PTI से छीना, इलेक्शन कमीशन जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले की उससे भी डबल गलत तशरीह की और PTI के उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। और इसी तरह आपके चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, जिनकी निगरानी में ये पूरा इलेक्शन हुआ। तो ये सब कुछ 9 मई के वाक़यात की बुनियाद पर हो रहा था। तो इसका मतलब यह है कि ये 9 मई के वाक़यात सिर्फ इस कठपुतली हुकूमत की नहीं, बल्कि जस्टिस फायज ईसा, इलेक्शन कमीशन, वो तमाम इदारे, वो तमाम अफराद, वो तमाम शख्सियात जो PTI को हरवाने के लिए
एक सिस्टमैटिक एफर्ट कर रहे थे इलेक्शन हरवाने के लिए, ये सब उनके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब ये इंश्योरेंस पॉलिसी कोलैप्स कब हुई है? ये उस वक्त कोलैप्स हो गई जब पीटीआई को तारीख के बदतरीन जबर का निशाना बनाने के बावजूद 9 मई के वाकयात का जो बयानिया है, इसको टीवी चैनल्स की हेडलाइंस में 24/7 चलवाने के बावजूद, फिर कोर कमांडर हाउस और जीएचक्यू के मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों को वहाँ का विजिट करवाने के बावजूद, जब 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन डे आया, तो पाकिस्तानी अवाम ने जो वोट दिया पीटीआई को, उससे यह साबित हो गया कि 9 मई का बयानिया जो कि इमरान खान साहब और पीटीआई के खिलाफ बनाया गया था, उसको अवाम में कबूलियत नहीं मिली, या अवाम ने यह तस्लीम नहीं किया कि ये कोई ऐसा वाकया था जिसमें पीटीआई ने और तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ने फौज के खिलाफ या फौजी क़यादत के खिलाफ कोई साजिश की हो। अगर कौम इस बात पर कन्विंस्ड होती तो 8 फरवरी 2024 को इमरान खान साहब और पीटीआई को जो 3/4 के करीब अक्सरियत मिली है, ये अक्सरियत ना मिलती। तो इससे क्या साबित होता है? तो ये मतलब ये हुआ कि ये जो राय साहब 9 मई की जो लाइफ इंश्योरेंस है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से है, फिर इन तमाम सियासी जमातों की, कि जिस दिन हमने इनके बयानिए को कहना और बताना छोड़ दिया तो शायद ये सपोर्ट भी खत्म हो जाएगी। चूंकि जैसे आप कह रहे हैं कि 9 मई 8 फरवरी को तो ये बयानिया अगर चल रहा होता या फिर इसकी कोई हैसियत होती तो फिर कौम भी इसमें शामिल हो जाती और इनको खान साहब की जमात को हरा देती। लेकिन ये लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की हद तक मौजूद है। यही वजह है हाशमी साहब कि जैसे ही पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ राब्तों की खबर आ जाए, जिसकी जानिब इमरान खान साहब ने भी इंडिकेट किया और हम इससे पहले बहुत दफ़ा इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हुकूमत की टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं और ये फ़ौरन फ़ौज और इमरान खान साहब के खिलाफ दरार डलवाने के लिए या उस दरार को मज़ीद गहरा करने के लिए कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, ये जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ साजिश थी, ये फ़ौजी क़यादत का तख्ता उल्टाने की साजिश थी, यानी बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मामला फ़ौज का, अवाम का और पीटीआई का है, क्योंकि अवाम ने इनको तो रद्द कर दिया, लेकिन ये फौजी क़यादत के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं ताकि हम ये तासुर दें कि फौजी क़यादत के खिलाफ ये साजिश थी और फौजी क़यादत फिर पीटीआई को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करे और हमारी जो जाली हुकूमत है ये जाली हुकूमत कायम रहे। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसकी वजह से खान साहब बार बार ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी जो फैसला कुन कुव्वत है, बदकिस्मती से 77 साल से पाकिस्तान के अंदर सियासत में उनका असर रसूख है, सारे फैसले उन्होंने किए हैं, तो इसलिए मुज़ाकरात भी उनसे होंगे। और उसके बाद खान साहब ये भी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार भी हों, और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात जब भी की जाती है, जैसे अली अमीन गंडापुर का रब्ता हुआ इमरान खान साहब से और आज़म सवाती का, तो राना सनाउल्लाह कैसे, वो जो पंजाबी में कहते हैं ना कि बौंथल जाना, पौंथले पौंथले नजर आए, तो राना सनाउल्लाह ने कहा टीवी पे, तकरीबन उनके आंसू निकल रहे थे, बस आंसू छलके नहीं हैं तो आंखें उनकी तकरीबन नम ही थी, जब उन्होंने कहा कि, और जब उनसे पूछा गया कि आज़म सवाती की मुलाकात किसने करवाई इमरान खान साहब से सुबह 7:30 बजे, तो उन्होंने कहा कि कौन मुलाकातें ऐसी करवा सकता है, हुकूमत के बस में तो नहीं होता। यानी उनके दिल में एक जाके तीर लगा कि अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई किसी न किसी लेवल पर राब्ते में। और मैं ये खबर दे चुका हूँ एक्सक्लूसिव कि शहबाज शरीफ, जब इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात की थी, तो शहबाज शरीफ ने नून लीग के इजलास में ये कहा था, इसका इजहार किया था कि ये पता कराया जाए ये कि किस लेवल पर ये राब्ते हैं, और उनको ये ख़तरा था कि ऐसा तो नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट को ये एहसास हो गया हो कि पिछले 2 साल का तजर्बा जो है ये फेल हो गया है, और अवामी जो रद्द अमल है उसको जांचते परखते हुए इस्टेब्लिशमेंट कोई अपनी पॉलिसी तब्दील कर रही हो और पीटीआई के साथ किसी लेवल के ऊपर कोई मुज़ाकरात चल रहे हों। तो ये इसलिए खौफजदा होकर पीटीआई को और फौजी क़यादत को बार बार आमने सामने लाने की कोशिश करते हैं। 2 चीजें और भी बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं, इस पे भी हम कमेंट करेंगे। कहा कि
एक एंट्री गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होने वाली है। 2 एंट्री होने वाली हैं। वैसे पहली एंट्री ये होगी जिसमें वोट को इज्जत दो का कहकर बूट को इज्जत दी गई, और दूसरी एंट्री गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये होगी कि नवाज शरीफ चारों एम्पायर्स को साथ मिलाकर खेला और फिर हार गया। दूसरी पार्टी को मैच खेलने नहीं दिया गया, इसके बावजूद हार गया। नवाज शरीफ को जितवाने के लिए 74,000 वोट डलवाए गए और पतन की रिपोर्ट में यास्मीन राशिद जीत गई, ये भी उन्होंने बात कही। अच्छा भाई साहब, एक जो मुज़ाकरात की बात है, इमरान खान ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं, हमने उन्हें मैंडेट दिया, ये बात करेंगे, फिर पता लगेगा का कि आगे से इस वक्त यानी हुकूमत और जिनसे भी बात होती है वो क्या सोची। अच्छा, मैं अभी अब से कुछ ही देर पहले महमूद खान अचकज़ई को सुन रहा था और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की फौज हमें बहुत अजीज है, ये उनके अल्फाज थे कोट अनकोट। पाकिस्तान की फौज से हम दरख्वास्त करेंगे कि आए बैठें, मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, हमें बैठकर मसले का हल निकालना है, मईशत को देखें, लोगों से सियासी इंतकाम जो आप लेते हैं ये गलत है, आइन के अंदर रहते हो। अच्छा, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो गुफ्तगू थी, साहब मुज़ाकरात करने में अगर आप संजीदा हो तो फिर गुफ्तगू ऐसे ही होती है। जो लोग मुज़ाकरात करने में संजीदा नहीं होते तो फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज ख्वाजा आसिफ जैसी होती है या फिर एहसन इकबाल जैसी होती है, जो इमरान खान के जेल को 5 स्टार होटल से कम नहीं समझते। इमरान खान के साथ जो कुछ सलूक किया जा रहा है वो एहसन इकबाल साहब उसके ऊपर आपको उसका मजाक उड़ाते हुए समझ नजर आएंगे और कहेंगे कि अगर इनके साथ बहुत बुरा हो रहा है तो फिर इन्हें पहले मेरे से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मैं भी इसी सेल में था। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब तो राय साहब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बहुत देर के प्यारे हो गए और ये अवेलेबल हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की ही बात हमेशा ये करते हैं और किसी न किसी के इशारे पर हमेशा ये बोलते हैं। तो अचकज़ई साहब चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों और खान साहब भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, लेकिन शराइत हैं। राय साहब, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ब्रेक थ्रू हो पाएगा? चूंकि अचकज़ई साहब की गुफ्तगू से ये लग रहा है कि वो सिर्फ शहबाज शरीफ से बात, उनके अल्फाज क्या थे कि मैं शहबाज से भी बात करूंगा। अब वो शहबाज शरीफ का लफ्ज इस्तेमाल वज़ीर-ए-आज़म नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं मैं शहबाज से भी बात करूंगा, मैं नवाज से भी बात करूंगा, मैं सबसे करूंगा और मैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी दरख्वास्त करूंगा। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंटेंशंस नज़र आ रही हैं अचकज़ई की, और राना सनाउल्लाह साहब संजीदा ज़रूर नज़र आते हैं लेकिन नून लीग संजीदा नहीं है, क्योंकि कल इजलास की एक अंदरूनी कहानी ये भी सामने आई कि मरियम नवाज ने और नवाज शरीफ ने इमरान खान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। राय साहब, मुझे ये लगता ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एंगेज करने का एक तरीकाकार है, और जब भी इनके पास बयानिया ख़त्म हो जाता है, जब भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की, लेकिन वहां पर इमरान खान के हवाले से कसीदे पढ़े जाते हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं IPPs के मसले के ऊपर, लेकिन फिर इमरान खान के ऊपर बात होती है। आप कोई भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लें जहां पे गुड गवर्नेंस का इनसे सवाल होगा तो उसे 2017 से पहले वाले पाकिस्तान के साथ ये जोड़ते हैं। बीच में जितना इनका 3 बरस का जो इक़्तिदार है इसके ऊपर बात नहीं होती। राय साहब, कैसे देखते हैं? एक तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बन चुका है, एंट्री होना बाकी है, और फिर महमूद खान अचकज़ई का जो मुज़ाकरात वाला मामला है। एक तो हाशमी साहब 2017 वाला जो पाकिस्तान है, यानी नवाज शरीफ को जब नायल किया गया था तो उससे पहले का जो पाकिस्तान है उसमें कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी। उस वक्त भी महंगाई, गुर्बत, दहशतगर्दी, बिजली की लोड शेडिंग, ये मसाइल जो हैं ये उस वक्त भी थे, और जितनी पाकिस्तान की ज़रूरत है बिजली की उससे ज़्यादा कैपेसिटी के कारखाने लगाए गए, उससे ज़्यादा पैदावारी प्लांट्स लगाए गए, जिसकी वजह से अब हमें ये जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस हैं ये भी देने पड़ रहे हैं। इससे पहले भी शरीफ ख़ानदान ने ये IPPs के साथ मुआहदे किए थे, और चूंकि ट्रांसमिशन सिस्टम को ठीक नहीं किया गया था, यानी बिजली की तरसील का निज़ाम ठीक नहीं किया गया, पैदावार को बढ़ाने की कोशिश की गई, तो अब मिसाल के तौर पर अगर आपकी पैदावारी सलाहियत है 40,000 मेगावाट, लेकिन अगर आप तरसील कर सकते हैं अपने ट्रांसमिशन सिस्टम के ज़रिए सिर्फ 20,000, आपका तरसीलाती निज़ाम इस काबिल ही नहीं है कि 40,000 मेगावाट आप तरसील कर सकें, लोगों के घरों तक पहुंचा सकें। तो इसका मतलब यह है कि जो 20,000 मेगावाट बिजली आप इजाफी पैदा कर रहे हैं, वो 20,000 मेगावाट की आपको पेमेंट करनी पड़ रही है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा,
क्योंकि उसको आप अपने ट्रांसमिशन के ज़रिए लोगों के घरों तक या जो आपके सनती सार्फिन हैं या घरेलू सार्फिन उन तक पहुंचा नहीं पाते। दूसरा, 2017 के पाकिस्तान को आप कंपेयर करें 2022 के पाकिस्तान से, यानी इमरान खान साहब के खिलाफ जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उससे सिर्फ 2 महीने पहले के पाकिस्तान से, क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए जब तहरीक अदम एतमाद का डोल डाल दिया गया था तो 2-3 महीने के अंदर हमारी इकॉनमी जो है वो ख़राब होना शुरू हुई थी। लेकिन उसके बावजूद हमारी इकॉनमी 2022 में जब इमरान खान साहब के आखिरी 2 महीने में तहरीक अदम एतमाद की वजह से ख़राब हुई, उसके बावजूद वो 5.97% पे खड़ी थी और ये पिछले 22 साल का रिकॉर्ड ग्रोथ रेट था। रिकॉर्ड ग्रोथ रेट था हाशमी साहब, इसके बावजूद कि कोविड जैसी बीमारी जो 100 साल में एक दफ़ा आती है उसका सामना पाकिस्तान को भी करना पड़ा और पूरी दुनिया की मईशतें कोलैप्स हो गई और पाकिस्तानी मईशत 5.97% पर पहुंच गई। तो इसलिए 2017 का जो पाकिस्तान है उसका कंपैरिजन 2022 के पाकिस्तान जो इमरान खान साहब के दौर में था उसके साथ तो कोई कंपैरिजन बन ही नहीं सकता। मुझे पता नहीं है कि सहाफ़ी ये सवाल खुद नहीं करते या अब तो वैसे उनका कसूर नहीं है क्योंकि नवाज शरीफ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी सहाफ़ी को बुलाते ही नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक मुख्तसर सा कंपैरिजन हमने किया है। वो भी रिकॉर्ड होके आती हैं इनके पास। तो राय साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उसमें से 9 मई और इमरान खान नहीं निकलता, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ये खुद रिकॉर्ड करते हैं उनमें से ये 2017 में से नहीं निकलते। राय साहब ये तो जो बातें हुई फिर एहसन इकबाल साहब के हवाले से भी खान साहब ने कही, ये सब मामला अपनी जगह चल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर फजलुर रहमान, मैंने ये बात पहले भी इसी प्लेटफॉर्म पे भी और इसके अलावा भी मैं अक्सर ये करता रहता हूँ कि 8 फरवरी के बाद जितनी जहरीली तकरीरें और जितनी नंगी तकरीर फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ की है ना, शायद ही पाकिस्तान में किसी ने मौजूदा हालात और जिस तरह से फस्ताई तो जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है शायद ही इन रात में किसी और ने की हो। अगर ये बातें इमरान खान करते तो ऐसा भी एक केस जरूर और बनना था, और हमने इसकी एक एग्जाम्पल भी देखी। खबरें आई कि अडयाला जेल में इमरान खान ने ये जो हमूदुर रहमान कमीशन के हवाले से एक ट्वीट किया गया, इसके ऊपर अब केस बनेगा, रियासत बगावत और ये सब बातें होती रही, एक सहाफ़ी को भी तैयार किया गया, ये सब कुछ हुआ रहा है सब। लेकिन हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट और पाकिस्तान के अंदर ये जो बाकी जमातें इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो तनकीद करती हैं, इनके ऊपर फजलुर रहमान खास तौर पे राय साहब कोई केस नहीं बना, कोई किसी ने आकर नहीं पूछा, किसी ने इनके लोगों को नहीं उठाया, किसी ने इनके जमात के लोगों को मिसिंग पर्सन जो है वो करार नहीं दिया, कुछ भी नहीं होता। और हमूदुर रहमान कमीशन को बाहर लाने वाले, इस पर बात करने वाले, अभी आप सर्च कर लें हमारे सुनने वाले और आपको पता लग जाएगा। ख्वाजा साद रफीक की ट्वीट्स मौजूद हैं, एहसन इकबाल की ट्वीट्स मौजूद हैं, इसके बाद बाबूजी के शॉर्ट्स मौजूद हैं जिसमें वो क्या कह रहे हैं कि हमूदुर रहमान कमीशन के ऊपर अगर अमल हो जाता तो आज क्या कुछ होना था। और फिर राय साहब आपको याद है कि बाबूजी की तो और बहुत सारी बातें हैं कि कुर्सी से उतरो नीचे, पहले जो फैसला आया है यहाँ पे फैसला आ चुका मखसूस नशिस्तों का, लेकिन अमल नहीं हो रहा। तो ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीरों को देखें तो उसमें भी एक जहर भरा हुआ है कि छातियां चौड़ी करके और बजट किस मुंह से मांगते हैं, 65 हारे, कतर हारे, कारगिल हारे और ये बजट इंप्रूव करने की बात करते हैं। ऐसा भी तमाम चीजें हुई पाकिस्तान में, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ केस बनेगा इमरान खान के ऊपर। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट और दीगर मामला राय साहब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट समझती है आपके नज़दीक कि फजलुर रहमान एक सोने की चिड़िया है और इस सोने की चिड़िया को जो है वो हमने पकड़ना है और ये तरमीम करवा के पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसके अंदर रद्दबदल किया जाए और एक मर्जी का निज़ाम लाया जाए। चूंकि ये बाज़गश्त है कि अगर ये कामयाब हो गए तो फिर तो राय साहब आइन के अंदर सारी तरमीमें की जाएंगी, तमाम तरमीम हो जाएंगी जो ये चाहते हैं, चाहे वो इलेक्शन के हवाले से है, चाहे वो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से है, चाहे वो मुद्दत मुलाजमत के हवाले से है। देखिए हाशमी साहब, फजलुर रहमान के मुतल्लिक एक बड़ी दिलचस्प डील की खबर है। ये डील की खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं और इमरान खान साहब के 2 मज़ीद अहम जुमले ये भी क्विकली अपने व्यूअर्स को बताते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने 8 सितंबर को जो PTI का जलसा है, हमने कुछ TORs की बात की थी इसी प्रोग्राम में। तो इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे 8 सितंबर के जलसे के 3 मकासद हैं। एक मकसद ये है
कि चोरी किया हुआ मैंडेट पीटीआई को वापस किया जाए। दूसरा मकसद कब्जा ग्रुप से मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलवाना है। तीसरा मकसद मुल्क में आज़ाद अदलिया है और काजी फायज़ ईसा को लाने के लिए यानी एक्सटेंशन देने के लिए अदलिया पर हमला किया जा रहा है। फायज़ ईसा की एक्सटेंशन के मुतल्लिक भी एक अहम स्टोरी इसी प्रोग्राम में थोड़ा आगे चलकर शेयर करते हैं, लेकिन पहले फजलुर रहमान की जो एक दिलचस्प डील चल रही है जो उन्होंने मांगा है वो क्या है। एक तो जो फजलुर रहमान की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई, वहाँ पे फजलुर रहमान को जो बंदूक का एक तोहफा भी दिया गया और उसके बाद फजलुर रहमान को इससे पहले शहबाज शरीफ ने भी बुलाया था। तो इससे पहले फजलुर रहमान के एक इंतहाई करीबी रिश्तेदार और उनके जो समधी हैं वो गवर्नर केपी रहे जब फजलुर रहमान ने पीडीएम के लिए एक रेंट अ क्राउड का काम किया। और इसी प्लेटफॉर्म पर हम ये बता चुके हैं कि फजलुर रहमान को चूँकि पता है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बेपनाह दबाव में है, हर तरफ से इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद हो रही है, आईएसआई के किरदार पर सवालात अदालतों में और सिविल सोसाइटी सहाफ़ियों की जानिब से उठाए जा रहे हैं या डिस्कस किया जा रहा है आईएसआई का एक जो रोल है। तो इस वजह से फजलुर रहमान जो कि एक ज़ीरक सियासतदान है, उनको ये पता है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बेपनाह दबाव में है और इस कठपुतली हुकूमत की भी कोई साख नहीं है, तो इनको दबा कर और इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करके ज़्यादा से ज़्यादा सियासी फ़ायदे लिए जा सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की ये बात मानने के एवज़ कि फजलुर रहमान की जमात किसी आइनी तरमीम जो इस्टेब्लिशमेंट और कठपुतली हुकूमत करवाना चाहती है उस आइनी तरमीम का साथ दें। तो इसलिए फजलुर रहमान ने अब इसी कठपुतली हुकूमत को ये कहा है कि मुझे आप दें केपी की गवर्नरशिप और कम से कम सेनेट में 2 या कम से कम एक मज़ीद नशिस्त हमें सेनेट में दी जाए। तो इस सूरत हाल में बाकी जो छोटी मोटी कायमा कमेटियां हैं, या इससे पहले आपको पता है कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बनने का भी फजलुर रहमान साहब को बड़ा शौक था और उसकी एक वजह यह है कि जो आपकी मिनिस्टर्स कॉलोनी है, तो मिनिस्टर्स कॉलोनी में चेयरमैन कश्मीर कमेटी को एक लंबा चौड़ा महलनुमा घर मिल जाता है, तो वो फजलुर रहमान साहब को हमेशा वहाँ पर मैसर रहा। तो इसलिए अब ये डील चल रही है कि फजलुर रहमान साहब ने ये टेबल पर रखा है कि मुझे ये अगर मराद दे दी जाए तो इस सूरत हाल में मैं डील कर लूँगा और इस हुकूमत ने जो आइनी तरमीम करनी है उनकी मुखालफत नहीं करूँगा या उनकी हमायत करूँगा। तो एक तो पसे पर्दा जो है वो ये डील चल रही है और कोशिश है हुकूमत की कि थोड़ी कम मराद पर फजलुर रहमान मान लें, लेकिन सौदाबाजी हो रही है। दूसरा, आपने जो कहा कि फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ कभी कार्रवाई क्यों नहीं होती, या फजलुर रहमान तो छोड़ दें हाशमी साहब, उनका तो एक मजहबी क्लाउट है महदूद सा, तो उनके डर से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती। यहाँ पे तो मरियम नवाज़ ने आज़ाद कश्मीर में पीटीआई से इलेक्शन हारने के बाद ये नारे लगवाए थे कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ आज़ाद कश्मीर में बगावत हो गई है। ये उन्होंने ट्वीट भी किया था और मैंने इंडियन मीडिया की हेडलाइंस चूँकि बतौर सहाफ़ी ऑफिस के अंदर आपके 10-12 टीवी स्क्रीन्स लगी होती हैं जिसमें आप 7-8 पाकिस्तानी चैनल्स, 4-5 जो आपके गैर मुल्की चैनल्स हैं उनको मॉनिटर करते हैं। तो मैंने खुद देखा कि इंडियन मीडिया ने मरियम नवाज़ की इस ट्वीट को हेडलाइन में चलाया कि आज़ाद कश्मीर में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत हो गई है, मरियम नवाज़ को कोट करके। इसी तरह नवाज शरीफ की तकरीरें और ख्वाजा आसिफ की वो तकरीर घटिया जिसमें उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज हड्डियाँ भी निचोड़ के खा गई है पाकिस्तानी कौम की और अभी भी बेशर्मी के साथ ये दिफाई बजट मांगते हैं। तो पूरी कौम ने उस तकरीर की मजम्मत की थी, लेकिन उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, फजलुर रहमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, 9 मई के वाक़यात में जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सबसे बड़ा कल्प्रेट इन्होंने मुराद रास को बनाया था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका मतलब यह है कि 9 मई के वाक़यात जो हैं इनको पीटीआई को जबर का निशाना बनाने के लिए सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बज़ाहिर जो है ये जो सारे 3-4 शवाहिद मैंने रखे उनसे ये लगता है अगर ये बात होती कि फ़ौज की तौहीन कर दी, शोहदा की तौहीन कर दी, तो फिर जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई से अलहदगी अख्तियार की उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ भी कार्रवाई होती, आज मरियम नवाज़ को पंजाब में मुसल्लत ना किया गया तो ये सब हाशमी साहब ज़ाती मफादात का खेल है। 25 करोड़ आवाम, रियासत, मईशत डूब रहे हैं, लेकिन शरीफ ख़ानदान को मुसल्लत रखने के लिए
ये आप कह लें कि एक ऐसा काम किया जा रहा है जिससे ये रियासत को जो है नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। और अगेन बार बार हम इस प्लेटफॉर्म पर कहते हैं कि कोई भी पाकिस्तानी अपनी फ़ौज, अपने इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक कोई सवाल इस तरीके से नहीं करना चाहता जिस तरीके के सवालात इस वक्त हो रहे हैं। और फ़ौज खुद कहती है, आर्मी चीफ खुद कह चुके हैं कि फ़ौज अवाम से ताकत हासिल करती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इस वक्त अवाम की राय को मलूज़े खातिर रख के एक वे आउट निकाला जाए, खान साहब के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, इससे पहले कि अडयाला जेल पर धरने की कोई कॉल आ जाए और फिर ऑप्शन जो है बड़े महदूद हो जाएं। वैसे दो डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो पीटीआई ने कौमी असम्बली में अदलिया से मुतल्लिक जो भी बिल आएगा इसका मुखालफत करने का फैसला कर लिया है और पीटीआई ने कौमी असम्बली में के इजलास में अदलिया से मुतल्लिक बिल के हवाले से तमाम अरकान को आगाह कर दिया है और तमाम मेंबरान असम्बली और सेनेट को ज़ुबानी और तहरीरी तौर पर पार्टी पॉलिसी से के बारे में बताया गया है। और पार्लिमानी पार्टी इजलास से मुज़ाकरात से मुतल्लिक अरकान को इत्तमाद में भी लिया गया। और ये खबर राय साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से आ रही है और फिर इसको उन्होंने पब्लिकली कुछ बातें इंडिकेटर्स दिए भी हैं जहाँ तक बैरिस्टर गौहर का ताल्लुक है। राजा साहब, जो दूसरी बड़ी खबर है वो है जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन का मामला और खेल जो हुकूमत खेल रही थी। राय साहब, इस खेल के तमाम खिलाड़ी एक एक करके रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। आपको याद होगा कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जब भी उनसे सवाल हुआ काजी साहब की एक्सटेंशन को लेकर तो वो हमेशा ही कहते हमें नज़र आते हैं कि वो नहीं चाहते, उन्होंने इनकार कर दिया और उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है। और फिर उन्होंने वो वाक़या भी सुनाया कि चैम्बर में मैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान गए तो हमने उनके सामने ये मुद्दा रखा और ऑफ़र रखी हुकूमत की तरफ से कि हुकूमत आपको एक्सटेंशन देने में दिलचस्पी रखती है। उन्होंने दोनों हाथ खड़े की और कहा कि हुकूमत की इस दिलचस्पी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं वक्त पे ही रिटायर हो जाऊंगा। और ये तमाम कहानियाँ राय साहब, अगर हम काजी साहब की इस एक्सटेंशन को माजी की एक और बड़ी एक्सटेंशन के साथ कंपेयर करके देखें तो उस वक्त जनरल बाजवा भी लंदन अमेरिका से एक पैगाम जारी करते हैं और उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि मुझे एक्सटेंशन ही मैं वक्त पे रिटायर हो जाऊंगा। लेकिन लंदन की सड़कों पर मलिक अहमद खान साहब हमें नज़र आए, फिर हाउस ऑफ शरीफ के अंदर भी नज़र आए, ये हसन नवाज के दफ्तर में भी जाकर बैठते हैं। उनसे जब सवाल होता है तो वो कोई इसका ख़ास जवाब नहीं दे पाते और उस सब भी हमने हैरत का इजहार इनके सामने भी किया और इनके इनर सर्कल्स में भी कि मलिक अहमद खान की नून लीग के अंदर जो सियासत है वो कोई इतनी ज़्यादा तो नहीं है कि इन्हें लंदन में एक ऐसे वक्त में जब नवाज शरीफ साहब यहाँ पर मौजूद थे और पाकिस्तान नहीं गए थे आप उन्हें इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं। तो उस सब भी इनका जवाब नहीं था। लेकिन बाद में पता ही चला जब इनकी आज के इंटरव्यूज़ को देखें और उसके बाद जो जनरल बाजवा के मुबैना इंटरव्यूज़ को देखा जाए तो पता ही चलता है कि ये लॉबिंग कर रहे थे। और फिर नून लीग के इनर सर्कल से पता चला कि जिस तरह से जनरल बाजवा के लिए काम कर रहे थे, यानी दिल में आपके इकरार है, जुबान पे इनकार है और पीछे सहूलतकार है। तो ये एक्सटेंशंस के पीछे रहा सब यही खेल होता है। काजी साहब भी यही कर रहे हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू में कह दिया है कि काजी साहब ने हामी भर ली है जी और वो ये कहते हैं कि एक्सटेंशन तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन अगर तमाम जजेस की उम्र जो है रिटायरमेंट की बढ़ा दी जाए तो मामला जो है आगे चल सकते हैं। राय साहब, आपको क्या लगता है कैच क्या है इसके अंदर? आपको क्या लगता है कि अगर ये जजेस की तादाद के साथ साथ उम्र भी बढ़ा देंगे और ये 65 से अगर 66 साल कर दी जाए, 67 कर दी जाए, तो इससे जो खतरा इनको हुकूमत को लगा हुआ है क्या वो 2 साल के लिए या फिर उस मुद्दत के लिए टल जाएगा? क्योंकि बाकी जजेस जो इन लाइन है, वेटिंग है, उनका नंबर तो फिर आखिरकार आना ही आना है। चाहे वो 1 साल की आप उम्र बढ़ा दें, 2 साल कर दें, 3 साल कर दें, अल्टीमेटली जस्टिस मंसूर ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना ही बनना है। देखिए हाशिम साहब, इसके अंदर कैच ये है कि अगर ये जजेस की उम्र की हद को बढ़ाते हैं तो ये भी जस्टिस फायज ईसा की एक्सटेंशन होगी। बाकी जज साहिबान को भी ये लालच दे रहे हैं कि आपकी मुद्दत मुलाजमत भी बढ़ जाएगी, लेकिन इस कठपुतली हुकूमत को ये फ़ायदा होगा कि जस्टिस फायज ईसा 1 साल या 2 साल ये जितनी भी मुद्दत जजेस की बढ़ाई जाती है उनकी मुद्दत मुलाजमत, तो जस्टिस फायज ईसा उतनी देर तक चीफ जस्टिस बनकर विराजमान रहेंगे और पीटीआई के ख़िलाफ़ और इसी तरह इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जितने भी फैसले इस कठपुतली हुकूमत ने या इस्टेब्लिशमेंट ने लेने हैं
वो जस्टिस फायज ईसा को अपना एक हकीर सा एजेंट बना के वो ये फैसले लेते रहेंगे। और ये जो वे आउट है ये भी क्यास है कि जस्टिस फायज ईसा ने खुद ही सुजेस्ट किया हो, क्योंकि एक्सटेंशन का एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिस पर बड़ी तनकीद होती है। तो इस पर जस्टिस फायज ईसा को ये होगा कि मैं अवामी सतह पर तो वैसे ही रुस्वा हो गया हूँ, पूरी कानूनी बरादरी की नज़र में मैं रुस्वा हो चुका हूँ। इंटरनेशनल मीडिया मेरे फैसलों को जिस नज़र से देख रहा है, तो तारीख़ मुझे मतलब जो जजेस के ऐसे जज साहिबान जिन्होंने आइन को रौंदा होता है उनको तारीख़ अपने कूड़ेदान में फेंक देती है। तो जस्टिस फायज ईसा को भी अपनी जगह चूँकि वहीं पर नज़र आ रही थी, इसलिए ये एक नया आप कह लें कि एक फार्मूला गढ़ा गया है। लेकिन अगर इस फार्मूले के ऊपर भी अमल दरामद करना है तो ये भी कोई इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसकी राह में भी जस्टिस मंसूर अली शाह और वो बेंच जिसने जजेस के हवाले से, यानी जो पीटीआई के 78 नशिस्तों का जो फैसला है, पीटीआई को 78 नशिस्तें देने का फैसला, उस हवाले से नज़रसानी की दरखास्तों का फैसला करना है, तो ये उन पर डिपेंड करेगा। तो फिलहाल ये आप कह लें कि जस्टिस मंसूर अली शाह और बाकी वो जजेस जिन्होंने आने वाले वक्तों में चीफ जस्टिस बनना है, ये उन सब को भी एक तरह से ब्राइब करने की कोशिश की जा रही है, या उनको ये तासुब देने की कोशिश की जा रही है कि आपका इतना हक नहीं मारा जाएगा। लेकिन इससे पूरा अदालती निज़ाम तहस नहस हो जाएगा, इससे सुप्रीम कोर्ट का निज़ाम तहस नहस हो जाएगा। और इसका वाहिद मकसद ये होगा कि इस जस्टिस फायज ईसा को एक्सटेंशन इनडायरेक्टली दे के, यानी इस वे आउट से उनको एक्सटेंशन दे के पीटीआई और इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले लिए जाएं।